ओके, सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस के हवाले से डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सो इससे पहले हमने सेल सिग्नलिंग टॉपिक डिस्कस किया है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कशन हुई है, सेल थ्योरी टॉपिक हमने पढ़ा है और इसके बाद आप लोगों ने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म डिस्कस किया था। सेम प्लेलिस्ट है, वो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करते हैं साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं। सो डिस्कशन हमारी सबसे पहले जो होगी वो साइटोप्लाज्म के हवाले से होगी। मैंने लिखा है कि द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आप ऐसा कर लेना, प्रोटोप्लाज्म के कंसेप्ट को समझना है हमने। आप ऐसा कर ले, ये एक सेल ले, ठीक है, ये आपने एक सेल ले लिया है और ये उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और ये जो आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आप लोग साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। फिर आप ऐसा कर ले कि इस पूरे के पूरे सेल से यहाँ से आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दे, ठीक है। तो पीछे जो आप लोगों को कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, इन कंटेंट्स में अब क्या मौजूद है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस है वो मौजूद है और इसी के साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। तो इन कंटेंट्स को कंबाइन मिला के, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इसको कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सो इसको हम लिविंग मैटर बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस आता है और सारे ऑर्गेनेलिस आते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर है। यहाँ डेफिनेशन लिखा भी है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। वैसे प्रोटोप्लाज्म लफ्ज़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, एनिमल्स में यूज़ करते होते हैं। प्लांट्स में जब हम ये कंसेप्ट स्टडी करते हैं तो उसको हम फिर प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। जब बैक्टीरिया में कंसिडर कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सो एनिमल्स में प्रोटोप्लाज्म होगा, प्लांट्स में फिर हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। चलो, ये तो वैसी ही एक बात डिस्कस की थी, बस ये साइटोप्लाज्म का कहीं ना कहीं से बात निकालनी थी तो इन्होंने बात निकाली है। अब आगे बढ़ते हैं और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। पहला पॉइंट आप लोग साइटोप्लाज्म के बारे में नोट करेंगे कि इट इज़ फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। सबको पता है जब आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर आप लोग ये वाला जो रीजन है लिक्विड के फॉर्म में, एक फ्लूइड के फॉर्म में, इसको आप लोग जो है वो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन है और ये आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अगर आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो ये देख ले, यहाँ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद है ये साइटोप्लाज्म। फिर आप लोग नोट करेंगे कि दिस साइटोप्लाज्म इज़ फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। वैसे जब हम ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं तो वहाँ हम बोलते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन से सेल्स में मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन हर टाइप के सेल में मौजूद होगा, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, जो भी हो। इट इज़ 90% वाटर। साइटोप्लाज्म का आप लोग जब कंपोजिशन देखते हैं तो मैक्सिमम इसके अंदर क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। लार्ज अमाउंट इसके अंदर वाटर का है एंड 10% इसके अंदर क्या मौजूद है, अदर सब्सटेंसेस है। वो जो अदर सब्सटेंसेस है वो असल में इस वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व हो गए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट किया है कि अदर सब्सटेंसेस जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंक्लूड शुगर है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, गैसेस है, न्यूक्लियोटाइड्स है, वाइटामिन्स है। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व मौजूद होते हैं। जबकि जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वो क्या बनाते हैं, वो इसको जेल लाइक बनाते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व फॉर्म में होंगे और जो बाकी सब्सटेंसेस है वो उसको क्या करते हैं, इसको जेल लाइक बना रहे होते हैं, ठीक है। तभी उसको हम कोलाइड बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं
देयर आर टू रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें दो रीजन्स होते हैं, दो उसके पार्ट्स होते हैं। सो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। एक को बोलते हैं साइटोसोल और दूसरे को बोलते हैं साइटोजेल। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि साइटोसोल सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा और साइटोजेल जो है वो जेल के फॉर्म में होगा। साइटोजेल आप लोग बोलेंगे कि वो ज़्यादा फ़्लो नहीं कर सकता और साइटोसोल सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वो फ़्लो कर सकता है। देखते हैं बुक के अंदर क्या डिस्कस किया है। लिखा है कि साइटोसोल इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो आप लोगों को ये इनर पोर्शन नज़र आ रहा है, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम साइटोसोल नाम देते हैं और इसको मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। इट इज़ इनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब हो गया कि इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमें क्या करना होगा? दूर बनाना होगा। तो ये जो रीजन आप लोग देख रहे हैं ये इनर पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? डिज़ोल्व होती है। इसका वाटर एक मेजर कंपोनेंट होता है। इट इज़ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का मतलब यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस इसमें अकर हो रहे होते हैं। आगे जाके आप लोग डिस्कस करेंगे पूरी बुक के अंदर के साइटोप्लाज्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस अकर होते हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलिसिस। वैसे और भी है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। एंड इट आल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे ऑर्गेनेलीज जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो साइटोजेल होता है इसके बारे में आप लोग नोट करेंगे कि इट इज़ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल पार्ट का मतलब होता है कि ये साइड्स पे पाया जाता है। ये आप लोग देख ले, जो रेड कलर का मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं साइटोजेल। ये बाहर की तरफ होता है, जेल लाइक होता है। और अगर आप लोग नोट करेंगे तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? सेल मेम्ब्रेन के करीब बना रहा हूँ। ठीक है। सो साइटोजेल सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, ये साइड्स पे पाया जाता है, लोकेटेड टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन। चलो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि साइटोजेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है। इट इज़ जेल लाइक एंड डेंस। ये फ्लो ज़्यादातर नहीं करता होता। साइटोप्लाज्म जो आप लोग ये वाला देख रहे हैं जिसको आप लोग साइटोसोल बोलते हैं, इसमें बाकायदा फ़्लो अकर होता है जिसको आप लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, साइक्लोसिस जिसको आप लोग डिस्कस करते हैं, वो साइटोसोल में होता है। साइटोजेल में, साइटोजेल के अंदर आप लोग याद रखेंगे कि साइक्लोसिस नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि इट एक्ट्स ए स्टोर हाउस। यहाँ पर साइटोजेल के अंदर चीज़ें स्टोर होती है, इसका काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, तभी तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। और कौन सी चीज़ों को स्टोर करता है? जिन चीज़ों को एक्सक्रीट करना हो, सेल से बाहर निकालना हो, वेस्ट मटेरियल, वो भी इधर पड़े होते हैं। और जिन चीज़ों को सिक्रीट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोन्स को क्या करना हो? सिक्रीट करना हो, तो वो भी क्या होते हैं? यहाँ पर पड़े होते हैं। किस चीज़ के अंदर पड़े होते हैं? साइटोजेल के अंदर जो है ये रहते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है। ये कुछ डिस्कशन है और जो डायग्राम है बेशक आप लोग एग्जैक्ट यही डायग्राम बना ले, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ वैसे इससे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो साइटोजेल का फंक्शन है ये आप लोग याद रखेंगे कि ये चीज़ों को स्टोर करता है। और साइटोसोल के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहे होते हैं। बुक में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस ये हमारी डिस्कशन इधर ही ख़त्म हो गई। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अपनी शुरू कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ के हवाले से। अच्छा, याद रखना है आप लोगों ने कि साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन 3 स्ट्रक्चर्स के लिए, इसके साथ साथ साइटोस्केलेटन, इन 4 स्ट्रक्चर्स के लिए आप लोग याद रखेंगे आप ऑर्गेनेली लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते। दे आर नॉट ऑर्गेनेलीज़। ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलीज़ है, तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अब इनको ऑर्गेनेलीज़ क्यों नहीं बोलते या ऑर्गेनेलीज़ क्या होते हैं, हमने ऑर्गेनेलीज़ का डेफिनेशन डिस्कस करना है।
ऑर्गेनेल्स अगर आपसे कोई पूछता है आज के बाद तो आपने उनको बताना है दे आर टाइनी ऑर्गन्स। टाइनी ऑर्गन्स का मतलब ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो इसको ऑर्गेनेलीज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ऑर्गेनेली का मतलब होता है ऑर्गन, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी कभी जिक्र किया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, संदूक और संदूकचा में क्या डिफरेंस होता है, संदूक बड़ा है और संदूकचा छोटा होता है। या आप लोग देख ले देग और देगची में क्या डिफरेंस है, देग बड़ा है देगची छोटा है। तो इसी तरह ऑर्गन जो है वो बड़ा है और ऑर्गेनेल जो है वो क्या होता है, वो छोटा होता है। ट्यूब जो है वो बड़ा होता है और ट्यूब्यूल आप लोग याद रखेंगे कि ये छोटा होता है। तो ऑर्गेनेली छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन या रोल इन अ सेल। ये जो ऑर्गेनेलीज है, जिस तरह ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसी तरह ऑर्गेनेली का भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू रिमेंबर ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। ऑर्गेनेलीज को मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो उसके अराउंड कोई ऑर्गेनेली नहीं होता, उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और वो ऑर्गेनेली है। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। सो बस ऑर्गेनेली का यही डेफिनेशन है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, स्पेसिफिक इसका फंक्शन होगा, छोटे छोटे टाइनी माइन्यूट ऑर्गन्स होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम ऑर्गेनेलीज में से एक स्ट्रक्चर शुरू कर लेते हैं जिसको आप लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है विद इन द साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक विद इन द साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब होता है या रेटिकुलस का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो जब आप लोग साइटोप्लाज्म के अंदर अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो इसने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होके क्या बना देता है, एक नेट बना देता है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल है। मैंने वहाँ पर साइटोप्लाज्म के हवाले से ये पॉइंट नहीं डिस्कस किया। साइटोप्लाज्म भी ऑर्गेनेल नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑर्गेनेल्स है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये वैसे नॉर्मली बुक के अंदर ये नहीं डिस्कस किया होता, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोग नोट करेंगे कि इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इसका मतलब हो गया कि एब्सेंट होगा कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सो मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है। वैसे तमाम के तमाम जो भी आप ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं ना, तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज आप पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग ये राइबोसोम पढ़ते हैं सिर्फ वो प्रेजेंट होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अच्छा, जब हम इसको सेल के अंदर देखते हैं तो ये हमें कैसे नज़र आता है, तो इज़ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स में यहाँ पर समझाता हूँ, ये देख ले। ये आप लोग सपोज कर ले फॉर वाइल आप लोगों को ये नज़र आ रहा है एक सेल है और इस सेल के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का आप लोग पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो ये देख ले, ये मैं न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर ये आप लोगों को नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स नज़र आ रहा है। ये देख लो, ये रेड कलर का ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो जितने भी नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं ना, इस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। ये फ़र्ज़ है, ये देख लो, और आगे की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंड होता है।
दीज चैनल्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये वाला लफ्ज़ आप लोग अक्सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर पढ़ ले। इंटरकनेक्टेड चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी नाम देते हैं। तो ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी आर कनेक्टेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड सेल मेम्ब्रेन ऑन द अदर साइड। ये देख लो, ब्लैक कलर का आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ कनेक्टेड है, और आगे इसको एक्सटेंड कर दे तो आप बोले कि ये न्यूक्लियर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर इन केस आप लोगों ने देखना है, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल, तो आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये कैसे नज़र आ रहा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रहा होता है, सिर्फ उसकी मदद से देख सकते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप देख लेना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। सो इनसाइड वहाँ पर कंपार्टमेंट्स नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम अलग ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियर इन्वेलप अलग ऑर्गेनेली है। तो ये जो जितने भी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स मौजूद है, इन सब मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मीन सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट है। मैंने लिखा है हैव लार्जेस्ट सरफेस एरिया, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है ना। ये क्या करता है? ज़्यादा स्पेस को, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है। कैविटी इनसाइड द चैनल्स इज कॉल्ड ल्यूमन। ये जो आप लोग इन सिस्टर्नी के अंदर ये वाली जो कैविटी देख रहे हैं ना, अंदर वाला जो स्पेस देख रहे हैं, इसको ल्यूमन बोलते हैं। वैसे ल्यूमन जो है वो हर कैविटी को हम बोलते हैं, जहाँ पर भी कैविटी मौजूद हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये आप लोगों ने डिस्कशन की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, और इसके साथ साथ ये मेरे ख़्याल में कि सिंपल है। अच्छा, सो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के हवाले से, फॉर्म्स के हवाले से, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 इसके टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 2 पार्ट्स इनके कौन कौन से हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ये वैसे आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके बारे में आप लोग नोट करेंगे कि इट इज़ विदाउट राइबोसोम। इसको असल में स्मूथ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जब राइबोसोम नहीं अटैच तो ये हमें स्मूथ नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और तभी हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं और इम्पॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। चूँकि सेल के अंदर आप लोग देख ले मौजूद है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स है, तो जाहिर सी बात है कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जाल लाइक स्ट्रक्चर है ना। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहे होते हैं? बनाते होते हैं। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिफॉरेस्टेशन में आप लोग पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन में आप लोग याद रखेंगे कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिलीट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। बॉडी के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिवर में पाया जाता है और वहाँ से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या कर रहा होता है? रिलीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में स्पेशली लिपिड सिंथेसिस की हम बात करते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन है।
वो बोलेगा ये सारे हार्मोन कहाँ बनते हैं, तो आप बोलेंगे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्मोन तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कहाँ बनते हैं, राइबोसोम में बनते हैं ना, लेकिन ये वाले स्टीराइड हार्मोन है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये क्या बनाता है, स्टीराइड्स बनाता है, सेक्स हार्मोन्स बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन्स इन मसल्स। आगे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि मसल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है, उसका फंक्शन होता है कैल्शियम आयन्स को स्टोर करना। मसल्स जो है वो कैल्शियम आयन के बग़ैर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ज़ाहिरी सी बात है कि इसके अंदर एक कैविटी है, इसके अंदर एक ल्यूमन है, तो उस ल्यूमन के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ये आप लोग इसको रट्टा कर लें। इसके बाद आप लोग ये डिस्कस करेंगे, ये मैं भूल गया बताना और अक्सर ये पेपर में आता है, ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी रोल प्ले करता है। आप बोलेंगे कि न्यूरॉन के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, लेके जाना होता है। ठीक है, अच्छा, सो ये बातें हैं किस चीज़ के हवाले से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर रट्टा लगा ले, ये पेपर के लिए प्रिपेयर कर ले। इसमें से पेपर में आएगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट, सारे है एक नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी अंदाज में इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से पहला पॉइंट, एक तो आप लोग ये नोट करेंगे कि इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखें, ये मैं आप लोगों के सामने सेल बना रहा हूँ और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। तो ये जो आप लोग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैच करके देख रहे हैं, ये क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहली बात। दूसरी बात, राइबोसोम्स आर कनेक्टेड टू इट, चूँकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इस वजह से ये हमें रफ नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका अपीयरेंस क्या होता है, रफ नज़र आता है। फाउंड आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो वैसे सबको पता है कि बाहर की तरफ पाया जाता है। इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आप लोग नोट करेंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेप है। जब आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस बाद में पढ़ेंगे ना, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेप जो है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और दूसरे स्टेप को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, इसके ऊपर प्रोटीन्स बनते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब आप प्रोटीन सिंथेसिस ले फ़िलहाल के लिए। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये मौजूद है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ज़ाहिरी सी बात है ये भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड इज़ मेम्ब्रेन फैक्ट्री फॉर द सेल, मेम्ब्रेन फैक्ट्री का मतलब हो गया कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज़ है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेल मेम्ब्रेन है, इन सब के मेम्ब्रेन्स है ना, तो इनके मेम्ब्रेन्स कहाँ से आते हैं, इन सब के मेम्ब्रेन्स जो है वो यहाँ से आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी इसकी वजह से रिकवर होता है, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन भी इसकी वजह से, सारे के सारे मेम्ब्रेन इसकी वजह से क्या होते हैं, रिकवर हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो ज़रूरी फंक्शन है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। ये देख ले, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा कि ट्रांसलेशन होता है ना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। याद रखना है, RER वो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिनको सिक्रीट करना हो, जिनको बाहर की तरफ क्या करना हो, रिलीज़ करना हो। सो जितने भी सिक्रीटरी प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, सिक्रीटरी प्रोटीन, आप लोग याद रखेंगे कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होते हैं। सिक्रीटरी प्रोटीन का जो डिलीट होना है वो किसकी वजह से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनसाइड वाले प्रोटीन RER के ऊपर नहीं बनते, वो जो स्कैटर्ड राइबोसोम होते हैं उसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, बस ये 2 बातें मैंने लिखी है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा।
मैंने लिखा है कि इन मसल सेल्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट स्टोर्स कैल्शियम आयन। वो मैंने यहाँ पर बता दिया, फ़र्ज़ है MCQs के लिए याद होना चाहिए। फिर मैंने लिखा है द प्रोटीन सेंथिसाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डेस्टिन्ड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। इसका मतलब हो गया कि ये प्रोटीन जब भी बनते हैं तो ये सेल के अंदर नहीं रहेंगे, ये बाहर जाएंगे। इन प्रोटीन्स को हम क्या नाम देते हैं? सिक्रीटरी प्रोटीन हम इसको नाम देते हैं। इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? रिलीज़ करना पड़ेगा। जो सेल के अंदर रहेंगे वो फ्री राइबोसोम के ऊपर बनते हैं। और in cells that carry out extensive lipid synthesis such as those in testes, intestine, brain, smooth endoplasmic reticulum are particularly abundant। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वो सेल्स जिनका काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करना। फॉर एग्जांपल टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, इंटेस्टाइन, ब्रेन, इसमें फैट्स बहुत सारे बन रहे होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनेल के हवाले से मैं बोलूँगा कि ये किधर ज़्यादा होता है, तो इन पार्ट्स में ये ज़्यादा है। सो इस पर आप लोग रट्टे लगा लें। मेरे ख़्याल में कि आसान है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बिल्कुल इसी अंदाज़ में लिख के नोटबुक्स में, पेपर में, और डायग्राम जो मैंने बनाया था वो भी बना ले, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट भी कोशिश कर ले कि कर ले आप लोग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।